वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी में, जिसमें हम हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स वाला चैप्टर कर रहे थे। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं और जितनी प्रिपरेशंस हमने पढ़ी हैं, उनके पीछे का बेसिक क्या है, उनका मैकेनिज़्म क्या है, कैसे वो सब हो रही हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्कीन्स। तो इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड रिएक्शंस विद मेटल्स। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। आज की वीडियो में हमारा यही मेन टॉपिक रहने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो एक बात ये क्लियर कर लो, जैसे कि किसी चीज़ में अगर फाइल लगा हुआ है, मतलब वो चीज़ क्या है, लविंग है। एक होता है फाइल और एक होता है फोबिक। फोबिक मतलब तो होता है उस चीज़ से डरना, और फाइल मतलब उस चीज़ से प्यार करना। तो न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना। तो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करेगा, प्यार करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या चीज़ पसंद करेगी, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो चाहेगा पॉजिटिव चार्ज वाले के पास जाना। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो स्पीसीज होती है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। और वो क्या, कहाँ जाना चाहेंगी, वो पॉजिटिव सेंटर के पास जाना चाहेंगी। तो हमने अभी पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि जो कार्बन और हैलाइड का बॉन्ड होता है वो स्लाइटली पोलर होता है, ये पोर्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके कारण ये क्या है, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा कि एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, नया न्यूक्लियोफाइल, और वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है। ये भी देख न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, मतलब इस पर भी नेगेटिव चार्ज है और इसको क्या है, पॉजिटिव चार्ज पसंद है, इसीलिए इसके साथ बॉन्डिंग में है। तो नया न्यूक्लियोफाइल चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्ट न्यूक्लियोफाइल को हटा के खुद वहाँ पे ऐड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है खुद को किसी दूसरे को हटा के उसकी जगह खुद आना। मतलब ये नहीं बोलते इसका ऑप्शन सब्स्टिट्यूट हो गया है, मतलब हमें कुछ और मिल गया है, तो इसको हटा के इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो बेसिक तो इसका यही है जो बाकी रिएक्शंस का होता है। बेसिक का मतलब कि रिएक्शन हो क्यों रही है, तो रिएक्शन इसीलिए हो रही है कि जो नया बॉन्ड बनने वाला है यहाँ पे इस नए न्यूक्लियोफाइल के बीच में और कार्बोकेटाइन के बीच में, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और काफ़ी स्टेबल होगा और एक अच्छा और स्टेबल कंपाउंड बनाएगा जो कि ऑलरेडी था उससे। ठीक है, तो हर चीज़ है ना केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी की ओर जाएगी। कोई भी कंपाउंड बनेगा, कोई भी रिएक्शन होगी ना, तो वो इसलिए होगी कि लास्ट में जो चीज़ मिलेगी ना उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। जैसे हर कोई लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, वैसे ही हमारी केमिस्ट्री के और ऑर्गेनिक के कंपाउंड स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ना नया वाला, ये क्या है, स्टेबल होगा, तो इसलिए ये बनेगा, इसलिए ये बन रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया ना कि ये होता है। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। अभी ये मैंने बता दिया है कि नया न्यूक्लियोफाइल आएगा और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको हटा के खुद ज्वाइन हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा, कैसे जुड़ेगा, क्या क्या रिएक्शंस होंगी, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, इस चीज़ को हम आगे पढ़ते हैं। देखो अब क्या है, कुछ न्यूक्लियोफाइल दिए गए हैं जो मैं बता रही हूँ ना कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो कुछ इनके एग्जांपल हैं ताकि हम पहचान सकें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो इनको एक बार इनमें से गो थ्रू कर लेना। जैसे कि OH नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, H2O हो गया, O हो गया। ध्यान देने वाली बात ये होगी, पीरियोडिक टेबल है ये हमारा, जो इस तरफ की जो हमारी नॉन मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर न्यूक्लियोफाइल का जैसे यहाँ पे एक्ट करेगा। जैसे देखो H2O नेगेटिव, H2O हो गया, O है, नाइट्रोजन भी इसी साइड आता है, हेलोजन तो है ही, कार्बन नाइट्रोजन में यहाँ फिर से नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन। तो ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियस से प्यार होता है। आर भी हम एक तरह से यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं कि एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। ठीक है, तो ये देख लेना है, ये लिमिटेड कुछ 10-12 न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दिए गए हैं
ये हमारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक है, अब दूसरा है, एक नई टर्म है यहाँ पे, मैं बता रही हूँ, एक कोने में कुछ छोटी सी बात लिख देगा और वही छोटी सी बात क्या है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो ये ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल दिए गए ना, जैसे देखो O नेगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन से कर सकता है, लेकिन है ना कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके दो पोर्शन होंगे, जैसे ये साइनाइड वाला यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, उनमें से दोनों ही एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब देखो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है और ये यहाँ से डोनेट करके एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी क्या है, लोन पेयर है, तो वो भी यहाँ से डोनेट करके एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ से डोनेट कर सकता है और ये यहाँ से कार्बन डोनेट कर सकता है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनमें दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं डोनेट करने का। एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज ए हाइब्रिड ऑफ टू कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर हैं जिनमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल टू डिफरेंट वे से वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल याद कर लेना। साइनाइड हो गया, एक और दे रखा है यहाँ पे नीचे, नाइट्रो, ये देखिए NO2 भी क्या है, एज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। ये यहाँ से ऑक्सीजन से भी दे सकता है और नाइट्रोजन से भी दे सकता है। तो देखो जैसे कि सिमिलरली नाइट्रेट आल्सो रिप्रेजेंट एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल टू डिफरेंट लिंकेज। ठीक है, ऑक्सीजन से करेगा तो क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइल बनाएगा, और अगर नाइट्रोजन आइटम से करेगा तो नाइट्रो एल्केन बनाएगा। ठीक है, तो दो तो NCERT में ही दे रखे हैं, बाकी कुछ और एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे थायोसाइनाइड वगैरह हो गए हैं, वो भी क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के हमारे पास एग्जांपल होते हैं। तो ऐसे दे देगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, पहचान, उनमें से 3 ऑप्शन अलग होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा साइनाइड वाला, NO2 वाला, तो पहचान लेना कि हाँ ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। ठीक है, एक होता है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट इससे अलग हो जाता है, जिसमें बाइडेंटेट में क्या होता है, डोनेशन तो क्या है, 2 साइड से हो सकती है, लेकिन एक बारी में क्या है, एक ही से करेगा, तो वो थोड़ा कोऑर्डिनेशन का पार्ट हो जाता है, उसको हम अलग से करने वाले हैं। अब देखो SN2 को अभी फर्दर इसने डिवाइड किया है 2 तरह में, एक SN2 और एक SN1। तो इतना केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं मेरी वीडियो से, तो उन्हें इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी कि SN2 SN1 उन्होंने सुन रखा होगा, लेकिन वाइवा वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लास 12 के भी मेरे मास्टर्स में क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि SN2 की फुल फॉर्म बताओ, तो ऐसा लगता है हमें तो सब आता है, लेकिन कई बार एक बेसिक चीज़ें हम स्किप कर देते हैं। लकीली मुझे पता था कि SN2 की फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और बायोमोलिकुलर। यहाँ पे 2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर। ठीक है, तो रिएक्शन बिटवीन, मतलब बायोमोलिकुलर का क्या मतलब है, जब रिएक्शन होगी ना तो उसका रेट निकालेंगे ना, जैसे है द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ये, और जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि क्या रेट होने वाला है। ठीक है, तो रेट डिटरमाइन करेगा दोनों की वजह से, इसलिए इसका नाम क्या है, बायोमोलिकुलर है। काइनेटिक्स का ये छोटा सा इसमें कंसेप्ट है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इसमें लगती है। ठीक है, उससे पहले ये छोटी सी जो लाइन लिख रखी है ये मैं बता दूं, इसमें कह रहा है कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो ये डैश वाला पोर्शन है ना, ये जो डार्क वाला है, इसका मतलब है वो प्लेन से बाहर आ रहा है, मतलब तुम्हारी तरफ हाइड्रोजन है, और जो डैश वाला है ना ऐसे डॉटेड डॉटेड डॉटेड, वो है कि वो हाइड्रोजन इनसाइड जा रहा है, और ये HCl क्या है, वो प्लेन में है, ये इधर बाहर आ रहा है, और वो जो डॉटेड वाला है वो अंदर तरफ जा रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा है, एक थोड़ा सा रिवाइंड है कि तुम्हें याद रहे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अभी देखो थोड़ा आगे मैं बाद में पढ़ाती हूँ, पहले यहीं से देख लो कि OH आ रहा है यहाँ पे, और धीरे धीरे ये इससे जो अल्काइल हैलाइड था उससे अटैच हो गया है। ठीक है, तो ये जो एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ था, एक अंदर की तरफ, एक ये प्लेन में रह गया, और ये दोनों ऐसे प्लेन में आ गए हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ से जो हमारा ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल था क्लोराइड, वो, और एक जो इनकमिंग जो नया आया है, वो दोनों एक तरफ ऐसे लाइन में हो जाएंगे, और धीरे धीरे देखो पहले क्या था, यहाँ पे क्या है, देखो ये इस तरफ झुका हुआ है, और ये हमारा बाद में क्या है, ये इस तरफ आ गया राइट हैंड साइड। तो इसको हम थोड़ा नीचे पढ़ते, नीचे वाले पैराग्राफ में सब लिखा हुआ है, ये थोड़ी सिमुलेशन करके ये दिखाई गई है। रेड बॉल क्या है, रिप्रेजेंट करिए इनकमिंग हाइड्रोक्साइड को,
और ये इस साइड अटैच्ड होती है, और ये ऐसा ऊपर वाले रिएक्शन का ये एक अलग तरह की रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। तो नीचे क्या कह रहा है ये अभी, इट डिपिक्ट्स ए बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड कोजिंग द कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक। जो ऑलरेडी कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड था वो तो ब्रेक होगा, और नया बॉन्ड फॉर्म होगा कार्बन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग वाला था वो तो ब्रेक हो जाएगा ये, और ये नया कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये दोनों जो चीज़ें होती हैं वो साइमल्टेनियसली होती हैं, एक साथ होती है। मतलब यहाँ इधर से तो क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और इधर से ऑक्सीजन और इसके साथ बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट फॉर्मिंग, ये है मेन लाइन, ये इसको अंडरलाइन कर दो कि सिंगल स्टेप में सारा काम होगा, साइमल्टेनियसली होगा, और इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। SN2 का बेसिक चीज़ यही है कि इधर से ब्रेक हो जाएगा और इधर से नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और दोनों चीज़ें क्या होंगी, साइमल्टेनियसली होंगी, एक साथ होंगी, और इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। और एक और बात जो इसमें लिख नहीं रखी मैं बता दूं, एप्रोटिक सॉल्वेंट का इसमें क्या है रोल होता है। जो हमें सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं चाहिए, मतलब कि जो ब्रेक डाउन के लिए हेल्प हो, ऐसा कोई हमें सॉल्वेंट की इसमें ज़रूरत होती नहीं है एज सच, ठीक है। ये सब नीचे लिखा हुआ है। और एक है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाली जो बात मैंने बताई थी कि पहले तीनों हाइड्रोजन ये थे, फिर प्लेन में आ गए तीनों हाइड्रोजन, और फिर ये इन्वर्ट हो गए। तो ये नया जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके कारण क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो 3-4 ज़रूरी बातें देखो SN2 के मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट है बायोमोलिकुलर, ठीक है। बायोमोलिकुलर हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो रिएक्टेंट है और जो आने वाला इनकमिंग जो रिएक्टेंट है और सबस्ट्रेट है, दोनों की कंसंट्रेशन पे चीज़ डिपेंड होगी, इसलिए इसको हम SN2 बोल रहे हैं। दूसरा कि जब रिएक्शन होगी वो साइमल्टेनियसली होगी, मतलब एक तो जो कार्बन हैलाइड का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और नया बॉन्ड जो न्यूक्लियोफाइल के बीच में वो फॉर्म होगा, और ये चीज़ें एक साथ होगी, इधर से हो रहा है इधर से हो रहा है, ठीक है। दूसरा है इसमें हमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, ये सब इनकी किसी की फॉर्मेशन नहीं होती। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है। और चौथी ये है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। जो हमारी पहले जिस तरह से हमारी शेप थी उस मॉलिक्यूल की वो बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, एज ए अम्ब्रेला की तरह उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। तो ये 4 बात हमें SN2 के लिए याद रखनी है, ठीक है। जो बच्चे सेमेस्टर के लिए तैयार कर रखे हैं वो भी इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं कि अगर डिफ्रेंशिएट करने में आ गया कि SN1 और SN2 की, तो ये 3-4 बातें हैं जिनके बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। ये था SN2 रिएक्शन। ये कॉन्फ़िगरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इस छोटा सा इस डिब्बे में एक्सप्लेन किया है कि जैसे एक कार्बन पे ये 4 अलग अलग तरह के देख स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। एक तरह की स्पेशल अरेंजमेंट है फंक्शनल ग्रुप की, ये है जो बाहर इसके कार्बन के लगे हुए क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप अराउंड ए कार्बन, इट्स कॉल्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर ए और बी देखो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, मतलब क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा हुआ है, आयोडीन यहाँ भी हाइड्रोजन ब्रोमीन, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन दिखने में फिर भी एक दूसरे काफ़ी अलग लग रही हैं, मिरर इमेजेस लग रही हैं। तो ऐसी इनको मतलब है तो जो फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन उनके अरेंजमेंट अलग है स्पेस में, तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ 3 हाइड्रोजन तो यहाँ भी लगे हुए थे और 3 हाइड्रोजन यहाँ भी लगे हैं, बस एक फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, और क्या हो गया, इन्वर्ट हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर। अब देखो क्या है ऑर्डर, ये है, ये एक SN2 की लास्ट और इम्पोर्टेंट बात ये थी, ये है ऑर्डर। मतलब सबसे पहले प्राइमरी हैलाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर टर्शियरी हैलाइड। ये क्यों होंगी, ये देखो प्राइमरी हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होगी, 3 छोटी छोटी हाइड्रोजन लगी हुई है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना उसके लिए कोई काफ़ी हिंड्रेंस नहीं है, आराम से आके इधर अटैच हो जाएगा, और यहाँ से जो एक्स है आराम से रिमूव हो सकता है। लेकिन अगर एक कार्बन आ गया तो देखो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी इस न्यूक्लियोफाइल को आने में, 2 कार्बन आ गए तो और ज़्यादा डिफिकल्टी, और 3 में तो ये घुस ही नहीं पाएगा, इसको इधर से रास्ता ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, SN2 की 5 इंपॉर्टेंट बातें। बायोमोलिकुलर बोलेंगे क्योंकि सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट दोनों पे ये चीज़ें
रिएक्शन डिपेंड करती है, इसलिए इसको बायोमोलिकुलर बोलते हैं। दूसरा इन्वर्जन ऑफ दूसरा क्या है, रिएक्शन साइमल्टेनियसली होगी, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, नए बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे और पुराने वाले ब्रेक डाउन होंगे। तीसरी है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। चौथी इंटरमीडिएट कोई फॉर्म नहीं होगा। और पांचवी ये क्या है, ऑर्डर। ये 5 बातें SN2 में याद रख लेना, बेसिक है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगे आने वाली सभी रिएक्शंस में काम आएगा। ठीक है, तो SN2 को यही ख़त्म करता है। हम आते हैं SN1 पे। ज़्यादा टाइम इसी में लगा रही हूँ क्योंकि ये अगर दिमाग में बैठ गए ना तो ये लगा लो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। कई बार तो स्टेट में यही क्वेश्चन आया कि SN2 का हमें ऑर्डर बता दो, रिएक्टिविटी ऑर्डर। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो। बायोमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, दोनों चीज़ें पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, एक और जो पॉइंट है जो ज़्यादा हाईलाइट तो SN1 में होता है कि देखो पहली लाइन इसमें ये लिख रखी है कि जो है ना SN1 है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। तो इसका उल्टा एक पॉइंट हम बनाना चाहें तो SN2 में बना सकते हैं कि SN2 जो रिएक्शन है वो ज़्यादा फेवर होती है एप्रोटिक सॉल्वेंट में। प्रोटिक और पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड या जैसे CXL ये वगैरह H2O वगैरह, जिनमें थोड़ी आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, थोड़े जो पोलर हो जाते हैं उनको प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। H2O वगैरह हो गए, ये सारे क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। जैसे लिख भी रखा है ना, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सारे क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इससे उलट एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये जो एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो SN2 में होते हैं। ठीक है, 6 बात हो गई है डिफ्रेंशिएट करने की। इन्हीं 6 पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं SN1 को और SN2 को। तो अब हम समझते हैं SN1। तो शुरू तो यहीं से करते हैं। पहला पॉइंट तो यही हो गया है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें चाहिए। अब क्या लिखा है, रिएक्शन इन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये जो दे रखा है सबस्ट्रेट टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड का, तो क्या है टर्शरी अल्कोहल फॉर्म करेंगे और क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्यों करेंगे, देखो लिख रखा है द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट विच इज़ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सिर्फ जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है सिर्फ इस चीज़ पे वो क्या है डिपेंड करेंगे, वो OH नेगेटिव पे डिपेंड नहीं करेंगे। चाहे यहाँ पे OH नेगेटिव आओ या कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल आओ, इस चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा कि सबस्टेट क्या है, सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे हमें पूरी हमारी रिएक्टिविटी, पूरे ऑर्डर, काइनेटिक्स जो रिएक्शन की है वो डिपेंड करती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर क्या है 1 है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाई यूनिमोलिकुलर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नीचे। इट अकर्स इन 2 स्टेप। ये वो क्या है, साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगी 2 स्टेप में होगी। एक इम्पोर्टेंट बात जिसमें मैं जब 12th क्लास में थी मैं काफ़ी कंफ्यूज होती थी, कोई भी बच्चा हो सकता है कि SN2, मैं ऐसे सोचती थी SN2 है ना तो मतलब वो रिएक्शन 2 स्टेप में होगी और SN1 है वो 1 स्टेप में होगी। तो SN1 और SN2 सिर्फ ये नहीं कि कितने स्टेप होगी, इस चीज़ पे हम नहीं बोलते हैं कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये जो SN1 रिएक्शन है ये क्या है 1, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक सबस्टेट पे डिपेंड करती है, इसलिए SN1 बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, बाद में जाके मेरी बैचलर्स में ये कन्फ्यूज़न दूर हुई थी। तो कोई भी बच्चा हो सकता है। ठीक है, तो ये है इट अकर्स इन 2 स्टेप। ठीक है, फर्स्ट है कि C और जो Br है इसका बॉन्ड क्या है, ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी जो कि जनरली क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है। और ये ऐसा फॉर्म होने के बाद फिर हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा और फिर इस पर अटैक करेगा और वो फिर जुड़ जाएगा। तो 2 स्टेप की रिएक्शन है। इसमें फर्स्ट स्टेप है वो काफ़ी स्लो स्टेप होता है। इस पैराग्राफ में जो कुछ लिख रखा है मैं वो उसको यही एक्सप्लेन करती हूँ। जो फर्स्ट स्टेप है वो ही स्लो स्टेप है। और ये काइनेटिक्स में भी आपने रूल पढ़ा होगा कि जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माना जाता है, वही हमारा रेट डिटरमाइन करता है। तो यहीं से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये। और ये स्लो स्टेप क्यों है, क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन 3 कार्बन है यहाँ पे, उसकी स्टेबिलिटी दे रहे हैं और ब्रोमीन को आराम से इतना इजीली वो जाने नहीं देगा। लेकिन कंडीशंस हम ऐसे प्रोवाइड करा देते हैं जिसके कारण इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ता है, ब्रोमीन को ब्रेक होना पड़ता है और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, ये सारी 3-4 बातें लिखी हुई थी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमने जैसे एग्जांपल ही टर्शरी वाला लिया है तो हम समझ ही रहे हैं कि जो टर्शरी वाले हैं वो ज़्यादा फेवर होंगे। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा SN1 का टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल SN2 का।
एक फर्स्ट डिफरेंस, 2-3 डिफरेंस हमने इसलिए पढ़ लिए हैं, 4 डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस है कि इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये SN1 क्यों बोलते हैं, सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। दूसरा, प्रोटिक सोलवेंट हम इसमें यूज़ लेंगे। तीसरा है कि इंटरमीडिएट का यहाँ फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन का। चौथा है ऑर्डर क्या है, पहले यहाँ पे टर्शरी है, सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंड्रेंस वाला फैक्टर आ नहीं रहा है कि इधर से हमारा जो ऑलरेडी लगा हुआ हैलाइड है वो निकलना है और पीछे से न्यूक्लियोफाइल आना है, तो उसको हिंड्रेंस होगी। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो इंटरमीडिएट आराम से किसी भी साइड से अटैक करवा सकता है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस वाली कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं हमें। तो इसलिए पहले क्या है, यहाँ पे टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो SN2 का ये देखो, दोनों एक तरह से यहाँ पे रिलेट कर रखे हैं कि SN2 का तो क्या है, जो प्राइमरी वाला है वो ज़्यादा फेवर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और SN1 में उसका उल्टा हो जाए, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही सेम क्या है, एक लाइन और लिख रखी, तो ऐसा ही सेम क्या है एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड में भी होगा। जैसे टर्शरी है वहाँ पे ये मतलब कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल बन रहा है, टर्शरी कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ऐसे ही जो बेंजाइलिक हैलाइड होंगे वो भी क्या है, ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि यहाँ ब्रेक डाउन होने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो यहाँ रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड भी क्या है, SN1 को फेवर करते हैं। ठीक है, और एक ये ऑर्डर दिया गया है कि ये है ऑर्डर जिसमें क्या है, RI सबसे ज़्यादा फेवर होगा, RBr, फिर RCl और RF। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है, Br ब्रेक डाउन होगा, मतलब ऊपर हमने देखा Br का ब्रेक डाउन हो रहा है या किसी भी हेलोजन का होगा, तो जितना हेलोजन जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा उतना ही क्या है ऑर्डर अच्छा होगा। तो R और I क्या है, I का साइज़ बड़ा है तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो R और I का बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा। और जितना जल्दी जो सबस्टेट वो जितना जल्दी जाएगा उतना अच्छा ही क्या है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और वो चीज़ होगी। तो एक ये ऑर्डर भी याद कर लेना। ठीक है, ये 2-3 एग्जांपल है, मैं ये करा देती हूँ। क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स व्हिच अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो अब देखो, जैसे कि इसमें क्या है, SN2 में क्या हम प्राइमरी हैलाइड को ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। तो ये देखो, ये तो इसके साथ क्या है, इसमें सेकंड वाले में ये तो sp2 कार्बन से अटैच्ड है, ये sp3 कार्बन के साथ, तो ये क्या है प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो SN2 में क्या हम प्राइमरी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो ये ज़्यादा रिएक्ट होगा। और इसमें क्या है कि सबस्ट्रेट कितना ज़्यादा ईजिली ब्रेक हो रहा है, तो आयोडीन ज़्यादा जल्दी ब्रेक होगा, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये जल्दी SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच।